सभी स्टूडेंट्स, इस लाइव क्लास में सभी का स्वागत है आप लोगों का। और देखिए, अभी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं खंड द के लिए शुरुआत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? खंड द के लिए। तो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं कि ये जो खंड द है इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? 4 क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के। और उन 4 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन होंगे वो तो होंगे व्याख्या के। और जो व्याख्या आती है वो एक गद्य में से व्याख्या आती है और एक पद में से व्याख्या आती है, आप जानती हैं। एक यहाँ पर अपन पत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। 5 प्रकार के पत्र हैं अपने। पांचों प्रकार के पत्र हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पत्र जो होते हैं वो प्रैक्टिस बेस होते हैं। मैं आपको पैटर्न समझा दूंगा कि उसका सही तरीका क्या है करने का। उसके बाद में आप लोगों को उसकी वो क्या करनी, प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अपनी जो डेस्क वर्क है उसके जो पेपर होंगे वो मैं आप लोगों को सोल्व करा लूंगा इसी खंड के बाद में, अपन कंटिन्यूटी के अंदर, ठीक है। और फिर अपना ज्यादा टॉपिक नहीं बचने वाले, फिर अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक बचेगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा कर लेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये 5-7 दिन टाइम लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना जो नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है 3 मार्च तक का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, फिर अपने जितने भी डेस्क वर्क है उनके पेपर सोल्व करा करेंगे। बस डेली की क्लास के अंदर पेपर सोल्व किया करेंगे। आप लोग तैयार कर लो अपने आप को भी, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब कंप्लीट तैयारी कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक चैप्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, व्याख्या आने की पूरी पूरी संभावना है, शमशेर बहादुर सिंह की, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह। कविता का नाम क्या है? उषा। इसमें जो चैप्टर है वो है उषा कविता है। और ये जो उषा कविता है इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व का आकर्षण। सूर्योदय से पूर्व का जो आकर्षण है इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सूर्योदय से पूर्व का आकर्षण है, यानी कि देखिए 2 पॉइंट होते हैं, एक सनराइज पॉइंट होता है, एक सनसेट पॉइंट होता है। आपने जनरली कहीं पर भी देखा होगा, सूर्य उदय हो रहा है तो उदय होते समय आसमान के अंदर जो प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है वह सुंदरता इस कविता के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं आपको बता देता हूं कि कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है एक प्रयोगवादी, एक बिंब धर्मी कवि है। अब ये जो बिंब होता है, ये बिंब का मतलब क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो कविता है उषा कविता है इसके अंदर देखिए कितने शब्द आ रहे हैं। नए प्रतीक, एक तो आपको ये समझना है प्रतीक क्या है। नए प्रतीक, नए बिंब, नए बिंब, ठीक है ना। नए उपमान, नए उपमान। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। एक तो उपमान, और एक बिंब, और एक इसमें है प्रतीक। ये 3 शब्दावली आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई प्रतीक क्या होते हैं। प्रतीक का मतलब होता है, जैसा आपने लक्षण सप्तती पढ़ी है, शब्द शक्ति पढ़ी नहीं पढ़ी, तो वहां पर क्या होता है कि हम किसी भी बात को कहने के लिए सीधे सीधे शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके लक्षण को बताने वाले किसी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो वह क्या कहलाता है? लक्षार्थ कहलाता है एक तरह से। तो जो लक्षार्थ होता है वही प्रतीक बन गया एक तरह से। यानी कि यहाँ पर कुछ वाक्य, कुछ शब्द किसी के प्रतीक के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे प्रतीक का जो प्रयोग हुआ है वो कहां पर हुआ है कि गोर झिलमिल देहे। शब्द क्या आता है? गोर झिलमिल देहे। इसी कविता के अंदर एक शब्द आता है, क्या आता है? गोर झिलमिल देहे। क्या आता है? गोर झिलमिल देहे। अब देखो, अगर इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ोगे आप तो गोर का मतलब क्या होता है? गोर वर्ण, यानी कि सुंदर गोरा रंग। झिलमिल मतलब झिलमिलाना, और देहे का मतलब होता है शरीर। देहे का मतलब क्या होता है? शरीर। देहे का मतलब क्या होता है? शरीर। झिलमिलाता हुआ, गोर मतलब सुंदर, ठीक है ना। अब सुंदर झिलमिलाता शरीर, झिलमिलाता, झिलमिलाता शरीर। अब देखो यहां पर ये एक वाक्य दिया गया है, किंतु ये जो वाक्य है यहां पर एक प्रतीक के रूप में आया है, यानी गोर झिलमिल देहे। ये किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है बताओ, अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है, चल बताओ। गोर झिलमिल देहे जो है वो किसका प्रतीक है? बोलो। नहीं पता। देखो, गोर झिलमिल देहे जो बच्चे किसका प्रतीक है? सुनहले सूरज का, यानी कि सूर्य की श्वेत जो किरणें होती हैं, श्वेत किरणें, ठीक है। यानी इसको अपन यूं कह सकते हैं सुनहले सूर्य का,
सुनहले सूर्य का प्रतीक है ये, ठीक है। तो ये एक प्रतीक होते हैं, प्रतीक समझा रहा हूँ सिर्फ, अभी आपको कविता नहीं समझा रहा, आपको समझ में आना चाहिए प्रतीक का मतलब क्या होता है, समझ बैठी ना। कि यहाँ प्रतीक का मतलब होता है कि कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी जो शब्द होता है, उसका हम डायरेक्टली अर्थ नहीं लेते हैं, बल्कि उससे जुड़ा हुआ कोई लक्षण ग्रहण किया जाता है, जो लक्षणा शब्द शक्ति भी कहला सकती है। क्या कहला सकती है? लक्षणा शब्द शक्ति भी हो सकती है। समझ बैठी नहीं बैठी? तो इस कविता के अंदर नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। फिर बात आते हैं बिंब की। अब ये जो बिंब होता है, इस बिंब का मतलब क्या होता है भाई? बिंब का मतलब होता है दृश्य। बिंब का मतलब क्या होता है? दृश्य होता है। बिंब का मतलब क्या होता है? दृश्य होता है। अब यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया है, दृश्य कैसे होते हैं भाई? भाई एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है, जिसको चाक्षुष दृश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाक्षुष। चाक्षुष का मतलब क्या हो गया? च प्लस अक्षी, यानी ऐसा दृश्य जिनको हम आंखों से साक्षात देख रहे हैं, यानी कि वास्तविक दृश्य। और एक होता है कि जो काल्पनिक दृश्य होता है, जो कल्पनाओं के अंदर, ख्यालों के अंदर उसका मतलब कल्पनाएं की जाती, केवल एक काल्पनिक दृश्य होता है। तो इस तरह से दृश्य होते हैं। तो ये जो दृश्य होते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं भाई? बिंब कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। तो यहाँ पर जो बिंब का प्रयोग किया गया है, वो कौन सा बिंब आया है? सूर्योदय से पूर्व में आसमान में जो एक आकर्षण होता है, या यूं कह सकते हैं सूर्योदय से पूर्व आसमान में जो परिवर्तन होता है, वह चित्र, वह दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और उसको बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? नया बिंब। ठीक है। नए उपमान। उपमान आप जानते हो, आपने अलंकार पढ़ा है, उपमा अलंकार पढ़ा है। उपमा अलंकार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उपमान का मतलब क्या होता है? जिसके साथ तुलना करते हैं। उपमान का मतलब क्या होता है? जिसके साथ तुलना करते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति की जो शुरुआत होती है, इस कविता की जो शुरुआत होती है, प्रातः नभ था बहुत नीला जैसे शंख। नीला शंख आता है, यानी प्रातः काल के जो नभ है, यानी जो आसमान है, वह नीले शंख के समान लगता है। तो यहां पर देखो तुलना हो रही है, यानी जब हम तुलना, मैंने आपको जब अलंकार पढ़ाए थे ध्यान रखना, जब मैंने कहा कि जब तुलना लग जाता है, तुलना तुलना, तो उपमा अलंकार है। और जब आरोपित करते हैं तो रूपक अलंकार है। और जब संभावना व्यक्त करते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है ना? यानी जब उपमेय की उपमान के साथ उसके गुण धर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाती है तो उपमा अलंकार कहलाता है। जब उपमेय को उपमान के ऊपर बिना किसी भेद के आरोपित कर दिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है। और जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो क्या कहलाता है? वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। तो देखिए, अब वापिस समझिएगा कि मैं इस उषा कविता का विषय समझा रहा हूं आप लोगों को। इस उषा कविता का क्या समझा रहा हूं? विषय समझा रहा हूं। कि यानी कि ये जो उषा कविता है, इसमें ये एक प्रयोगवादी बिंब धर्मी कवि के द्वारा लिखी हुई, यानी कि जो कवि शमशेर बहादुर सिंह है, वो क्या है? बिंब धर्मी कवि माने जाते हैं। बिंब धर्मी का मतलब क्या है? कि वह अपनी काव्य के अंदर बिंबों का प्रयोग अधिक करते हैं। ठीक है ना? इसलिए उनको बिंब धर्मी कवि कहते हैं। और शिल्प के स्तर पर, शिल्प क्या होता है? शिल्प के स्तर पर देखो, मैं आपको वो शब्दावली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो उषा कविता है वो, उसमें बिंब, लय, प्रतीक, ठीक है ना, या उपमान की दृष्टि से बिल्कुल एक नई कविता है, कैसे है? स्पष्ट कीजिए। ऐसा बड़ा क्वेश्चन पूछ ले आपसे 3 नंबर के अंदर, तो फिर आप लोगों को डरना नहीं है कि यार ये क्या भला पूछ लिया हमसे। बिल्कुल डरना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये उषा कविता पूरी सीखेंगे, पूरा अनुवाद समझेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो उषा कविता है, इसमें सूर्योदय से पूर्व आसमान में जो पल पल परिवर्तन होता है, उसे धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़ करके एक ग्रामीण परिवेश का चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है ना? वापिस सुन लीजिए क्या बताएंगे कि जो उषा कविता है, उसमें कवि शमशेर बहादुर ने क्या किया है? सूर्योदय से पूर्व आसमान में जो पल पल परिवर्तन होता है, ठीक है ना, या आसमान की जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, उसका वर्णन करते हुए उसे धरती के हलचल भरे जीवन से जोड़कर एक ग्रामीण परिवेश का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता में नए प्रतीक, नए बिंब व नए उपमानों का प्रयोग किया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह एक ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं जो
जो पुराने उपमान हैं, पुराने प्रतीक हैं, पुराने बिंब हैं, उनको भी नए रूप में वो प्रस्तुत कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो कविता है शिल्प की दृष्टि से अनेक प्रयोग लेकर आई है। शिल्प क्या कहलाता है कि कविता को लिखने के लिए भाषा कैसी इस्तेमाल की जाती है, अलंकार कैसे होते हैं, छंद कैसे होते हैं, रस कैसे होते हैं, प्रतीक कैसे होते हैं, उपमान कैसे होते हैं, बिंब कैसे होते हैं, तो शिल्प कहलाते हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? शिल्प कहलाती हैं। शिल्प मतलब जैसे अपन एक कमरा बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, तो उसके लिए पहले बिंब पिलर खड़ा करते हैं, पिलर खड़े करते नहीं करते, फिर उसके बाद उसकी चिनाई करते हैं। तो इसी तरह जब एक काव्य लिखा जाता है, एक कविता लिखी जाती है, तो उस कविता का आधार क्या होता है? उसकी लैंग्वेज होती है, उसकी भाषा। उस भाषा के अंदर उसके काव्य के कई शब्दावली होती है, जैसे उसमें अलंकार हो सकता है, उसमें रस हो सकता है, उसमें जो है छंद हो सकता है, शब्द शक्ति हो सकती है, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है उसके अंदर, तो वो शिल्प कहलाता है। तो शिल्प की दृष्टि से ये कविता कई प्रयोग लेकर आई है। समझ बैठी ना? तो ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो, विषय वस्तु समझ में आई नहीं आई? यस सर, आई। निकिता, आई समझ में? हाँ सर, आई। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ये जो कविता है, इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि सूर्योदय से पूर्व का आकर्षण, आकर्षण से मतलब है सुंदरता, या सूर्योदय से पूर्व का जो प्राकृतिक वातावरण है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो सबसे पहले देखिए, सूर्योदय से पूर्व जो है अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ दोबारा लिख देता हूं मैं, सूर्योदय से पूर्व का आकर्षण, सूर्योदय से पूर्व का आकर्षण, या यूं कह सकते हैं सूर्योदय से पूर्व का परिवर्तन, या फिर यूं कह सकते हैं सौंदर्य। ठीक है, इनका यहां पर वर्णन किया जा रहा है। अब यहां पर ये सुंदरता जो हो रही है सूर्योदय से पूर्व की, वो कहां पे हो रही है? आसमान में हो रही है। वो कहां पर हो रही है भाई? आसमान। इस आसमान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या किया गया है? नभ। क्या किया गया है? नभ। ठीक है। और प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब हो गया सुबह। प्रातः काल का जो नभ है, आसमान है, इसकी तुलना किसके साथ में कर दी? शंख के साथ में कर दी। और ये शंख कैसा है? यहां पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है, प्रातः काल का जो नभ है, नभ का मतलब क्या होता है? आसमान होता है। और ये आसमान की तुलना किसके साथ कर दी? नीला शंख, नीला शंख। या फिर इसको क्या कहा गया है? इस आसमान को क्या कहा गया है? कि राख से लिपा हुआ चौका। दूसरा क्या कहा गया इसको? राख से लिपा हुआ चौका। ठीक है ना, राख से लिपा हुआ चौका। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या बात बता रही है, या इन दोनों पंक्तियों का अगर दे दिया जाए आपसे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? तो आपको बताना है इसमें उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पर सूर्योदय से पूर्व में जो आसमान का वातावरण है, आसमान में जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसका किसके साथ में तुलना की है? राख से लिपा हुआ चौका। और देखो नीचे ब्रैकेट बना करके लिखा है कि अभी गीला पड़ा है। अभी क्या है? गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो घटनाक्रम है, ये ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ समय पहले की ये घटना है। जैसे हम आंगन को, घर के अंदर मिट्टी से, गोबर से, ठीक है ना, उसमें राख मिला करके, ठीक है, कूड़ा मिला करके, और उसमें जो है घर की स्वच्छता के लिए, आंगन की स्वच्छता के लिए मिट्टी से लेप लगा लेते हैं। गांव के परिवेश के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ऐसा होता है, तो प्रवेश लगा लेते हैं। और वो लगता है कि वह जब उसको लीप देते हैं तो कुछ समय तक उसके अंदर वह गीला रहता है, क्योंकि नमी रहती है। तो इसकी तुलना क्यों की गई है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले आसमान जो है उसमें ओस के कण विद्यमान होते हैं, उसमें भी नमी मौजूद होती है। और उस समय जो आसमान होता है वो बिल्कुल गहरा नीला, भूरे, काले रंग का होता है, कई रंगों का मिश्रण उसमें होता है। उस आसमान को देखकर कवि ने क्या कहा है कि ऐसे लग रहा है मानो कोई ये नीला शंख हो, या ऐसे लगता है जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, मानो उषा रूपी गृहिणी ने, ये जो उषा है इसकी तुलना क्या कर दी कि उषा रूपी जो गृहिणी है, गृहिणी का मतलब क्या होता है? स्त्री हो गया, कि घर की जो नारी होती है, घर की जो महिला होती है,
वह सुबह उठ करके पहले अपने चौके को, आंगन को स्वच्छ बना करके रखती है। अरे जाओ अम्मा, आ जाओ। अच्छा ओके ओके जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बात होती है बच्चों कि यहाँ पर एक उषा रूपी गृहिणी है जो प्रातः काल उठ करके मानो अपने आंगन को राख से लीप रखा है। तो ये कौन है? उषा होते ही कौन उदय हुआ है? सूर्य उदय नहीं हुआ है। उषा होते ही मानो आसमान उसका क्या हो गया? पूरा का पूरा चौका हो गया। और उसको किससे लीप रखा है? राख से लीप रखा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उषा की तुलना किससे की जा रही है? एक गृहिणी से की जा रही है। किससे की जा रही है? गृहिणी से की जा रही है, स्त्री से की जा रही है, कि जो प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने आंगन को स्वच्छ बनाने के लिए वह राख से, मिट्टी से उसकी लिपाई करती है। और अभी गीला पड़ा है, यानी अभी अभी उसमें नमी मौजूद है, मानो अभी अभी ये कार्य हुआ है। तो इसी तरह सूर्य उदय होने से पहले आसमान में जो प्राकृतिक वातावरण दिखाई देता है वो बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल दिखाई देता है, क्योंकि उसमें वातावरण में नमी मौजूद होती है। ठीक है ना। और जिसकी तुलना कवि ने नीले शंख के साथ और राख से लिपा हुआ चौके के समान की है। बोलो, दो पंक्तियां समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है। ये प्रातः काल की जो घटनाक्रम हो रही है, सूर्योदय से पूर्व की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? सूर्योदय से पूर्व की। अब धीरे धीरे क्या होता है भाई? धीरे धीरे क्या होता है? सूर्योदय हो गया। धीरे धीरे क्या हो गया? सूर्योदय होता जा रहा है। अब सूर्य उदय होने पर इस गहरे नीले भूरे आसमान पर, गहरे नीले भूरे आसमान पर इस सूर्य की जो लाल किरणें हैं, सूर्य की लाल किरणें जो हैं वो क्या होने लगती हैं? प्रसारित होने लगती हैं। लाल किरणें क्या होने लगती हैं? प्रसारित होने लगती हैं, अर्थात फैलने लगती हैं। सूर्य की लाल किरणें क्या होने लगती हैं? प्रसारित होने लगती हैं। जब इस गहरे नीले भूरे आसमान के ऊपर सूर्य की लाल किरणें प्रसारित होने लगती हैं, लाल किरणें फैलने लगती हैं, तो वह आसमान ऐसे लगता है कवि को जैसे मानो किसी ने काली शिला पर, काली शिला पर, सिल पर, काली सिल पर, यानी थोड़ा सा केसर डाल करके, अब यहाँ पर जो केसर है थोड़ा सा केसर डाल करके उसे धो दिया हो। तो यहाँ पर जो केसर है, केसर तो कौन है? सूर्य की लाल किरणें। केसर तो कौन है? सूर्य की लाल किरणें। और काली शिला क्या है? काली शिला बताओ, काली शिला क्या है? आसमान। काली शिला क्या है? आसमान है। मानो जैसे किसी ने काली शिला पर, शिला जानते हैं ना, सिलोटा, सिलबट्टा बोलते हैं जिसको, जिसके ऊपर चटनी वगैरह पीसते हैं, सिलावटा भी बोलते हैं उसको, जानते हो? घरों में होगा आपके। है सर। तो उस सिलोटे के ऊपर जब चटनी पीसते हैं, चकली लोढ़ा भी बोलते हैं उसको अपन। ठीक है ना। ऐसे कई नाम होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके ऊपर जब चटनी वगैरह पीसते हैं तो फिर उसको अंगली से यूं साफ करके अपन कटोरी के अंदर यूं डाल लेते हैं। तो ऐसे क्या गया है कि मानो उस काली शिला के ऊपर किसी ने थोड़ा सा केसर डाल करके और उसको धो दिया है। और जो केसर होता है, उस केसर का जो कलर निकल के आता है वो लाल पीला मिश्रित कलर निकल के आता है। लाल पीला मिश्रित कलर उसके अंदर से निकल करके आता है। कैसा कलर निकल के आता है? लाल पीला मिश्रित कलर उसमें से निकल करके आता है। ठीक है ना। तो ऐसे लगता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सूर्य की लाल किरणें किसको कहा गया है? केसर। जैसे थोड़ा सा केसर काली शिला पर डालकर जैसे धुल गई हो, ठीक है, तो यहाँ पर केसर तो क्या हो गया? सूर्य की लाल किरणें। क्या हो गया? सूर्य की लाल किरणें। सूर्य की जो लाल किरणें हैं वो तो क्या हो गई? केसर। ठीक है। और काली सिल क्या हो गई भाई? आसमान हो गया। बोलो, समझ में बैठ रहा है ना? अभी मैं रीडिंग करके और समझा दूंगा आपको। फिर देखो इसी की तुलना आगे देखिए, यहां पर क्या आता है? एक और उदाहरण दे देता है। वो कहता है स्लेट। आप जानते हो स्लेट जो होती है, जो स्लेट होती है उसके ऊपर बच्चे लिखते हैं। आजकल आधुनिक बच्चे हो गए, उनको पेन कॉपियां दे देते हैं। लेकिन आप देखो, जब बच्चा पहली बार लिखना आरंभ करता है तो उस स्लेट के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता है। और वो जो बालक है उसको आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने के बाद भी बड़ा आनंद मिलता है। और वह अपने घर के किसी सदस्य को दिखाता है, देखो मैंने लिखा है इसके ऊपर। जबकि घर के बड़े लोग उसकी उस नादानी के ऊपर हंसते हैं कि ये लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी इस
रचनात्मक कार्य को देखते हुए उसकी प्रशंसा करता, अरे वाह बेटा तूने तो बहुत अच्छा लिखा है। फिर वह और आड़ी तिरछी रेखाएं खींचता उसके ऊपर। तो यहाँ पर कवि ने क्या तुलना की है कि मानो कोई नन्हा बालक है, कोई छोटा बालक है, उसने अपने छोटे छोटे हाथों से आसमान के ऊपर लाल खड़िया चौक से आड़ी तिरछी रेखाएं खींच दी हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बच्चों कि इस कविता के अंदर एक बच्चों का मनोवैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक, उसका भी यहाँ पर क्या किया है, वर्णन किया है। तो बाल मनोविज्ञान का मतलब आप जानते हो, बच्चों का एक मनोविनोद का वर्णन कैसे किया है कि जब बालक स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक से आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं तो ऐसा करने में उनको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। इस दृश्य को, इस बिंब को कवि ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि आसमान के ऊपर, यानी आसमान का रंग अभी कैसा है, गहरा नीला भूरे काले मिश्रित एक कलर है, और उसके ऊपर जो है सूर्य की जब लाल किरणें प्रसारित होने लगती हैं तो ऐसे लगता है मानो किसी नन्हे बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस पर लाल खड़िया चौक से, लाल खड़िया चाक से, लाल खड़िया चाक से उसके ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी हो। उसके ऊपर क्या बना दी हो, आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी। तो देखो लाल खड़िया चाक और केसर, ये तो सूर्य की लाल किरणों का प्रतीक बनकर आ रहा है, और जो स्लेट है और जो काली शिला है वो आसमान का प्रतीक बन के आ रहा है। प्रतीक बन के आ रहा है, नहीं आ रहा है, आसमान का प्रतीक बन के आ रहा है। यस सर। ठीक है ना। तो ऐसे लगता है कि लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी हो, यानी कि जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक उसके ऊपर क्या कर दिया हो, मल दिया हो, ऐसे लग रहा है। तो अब जैसे सूर्य उदय होने का इमेज देखना, सूर्य उदय होने का इमेज देखना, तो जैसी सूर्य उसमें हल्का हल्का सूर्य निकल रहा होगा और आसमान के ऊपर बिल्कुल पीछे की तरफ आड़ी तिरछी रेखाएं आपको खींची हुई सी नजर आएंगी, क्योंकि आसमान जो होता है वो गहरा नीले भूरे रंग का होता है। ठीक है ना, कई रंगों का मिश्रण होता है, उसमें सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, तो उसमें ऐसे लगता है बीच बीच में से लाइनें बनी हुई रही। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कवि ने सूर्य उदय होने से पहले आसमान में जो परिवर्तन होता है या सूर्योदय से पूर्व आसमान का जो आकर्षण है, सुंदरता है, उसका वर्णन करते हुए बताया कि प्रातः काल का जो सूर्य उदय होने से पहले आसमान है वो कैसे लगता है, जैसे नीला शंख हो या राख से लिपा हुआ चौका हो। ठीक है, और वह अभी गीला पड़ा है, अर्थात मानो वह अभी कुछ समय पूर्व की घटना हो। उसके बाद में कहता है जैसे जैसे सूर्य उदय होता जाता है और सूर्य की लाल किरणें उस गहरे नीले आसमान के ऊपर प्रसारित होने लगती हैं, तो ऐसे लगता है कि मानो किसी ने काली शिला के ऊपर थोड़ा सा केसर डाल करके उसे धो दिया हो, या फिर ऐसे लगती है कि मानो किसी बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक से आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी हो या मल दी हो। बोलो समझ में आया ना। यस सर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है कि फिर धीरे धीरे सूर्य और आगे उदय होता है और सूर्य से क्या निकलने लग जाती हैं, सूर्य की सफेद किरणें, सूर्य की सफेद किरणें प्रसारित होने लग जाती हैं। क्या होने लग जाती हैं, सूर्य की सफेद किरणें प्रसारित होने लग जाती है। अब सफेद किरणें प्रसारित होने लग जाती है तो ऊपर जो आसमान होता है, ऊपर जो आसमान होता है, इस आसमान का रंग तो कैसा हो जाता है, नीला। कैसा हो जाता है, नीला। और इस नीले आसमान से जब सूर्य की सफेद किरणें जब प्रसारित होने लगती हैं तो इसे देखकर कवि ने क्या कल्पना करी है, मानो नीले जल में, इस नीले जल के अंदर, ये तो क्या हो गया, जल हो गया, और ये जल कैसा हो गया, नीला। इस नीले जल के अंदर गोर झिलमिल देह, यानी कि मानो कोई सुंदर स्त्री का जो शरीर है वो झिलमिला रहा हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई गोर झिलमिल देह का आशय क्या है, तो आपको बताना है गोर झिलमिल देह का आशय सूर्य की श्वेत किरणें या सुनहले सूरज की किरणें, ये इसका उत्तर आएगा। अर्थात जब सूर्य की सफेद किरणें उस नीले आसमान से धरती की ओर प्रसारित होती है तो ऐसे लगता है मानो नीले जल के अंदर किसी स्त्री का सुंदर शरीर जो है वो झिलमिला रहा हो, ऐसे वो झलकता हुआ झिलमिलाता हुआ सा वह दिखाई देते। अब इसको ये ऐसे समझिएगा, भाई सूर्य की सफेद किरणें जब फैलती हैं तो जो बीच में कई तरह के वायुमंडल होते हैं जिसके कारण से वो टिमटिमाती झिलमिलाती हुई नजर आती है। आप देखना, आप धूप निकले जब देखना वो किरणें जैसे लगेंगी, यहाँ बंद हुई फिर यहाँ शुरू होगी, यहाँ बंद हुई, ज्यादा देर अपन देख नहीं सकते, झिलमिलाती हुई नजर आएंगी। तो उसको कवि ने किसके साथ क्या है, गोर झिलमिल देह,
तो गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ठीक है ना, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ऐसे बात करता है। तो मानो ऐसे लगता है कि मानो नीले रंग के जल में किसी गोर स्त्री का यानी जो शरीर है वो झिलमिला रहा है। तो यहाँ पर श्वेत किरणें और जादू टूटता है, इस उषा का सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो वह उषा का जो जादू है वह क्या हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात जादू समाप्त हो जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए सूर्योदय का जो जादू है, ये जादू क्या है, सूर्योदय का जादू किसको कहा गया है, सूर्योदय का जादू, सूर्योदय का जादू किसको कहा गया है भाई, सूर्योदय का जादू किसको कहा गया है, सूर्योदय से पूर्व का जो आकर्षण है, सूर्योदय से पूर्व का जो आकर्षण है वह आकर्षण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, उधर हटो आप, जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय का जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। क्योंकि वह तो सुबह सुबह का कुछ पल का कुछ क्षणों का क्या होता है, घटनाक्रम होता है। जब सूर्य उदय नहीं हुआ है उससे पहले देखो आसमान कैसे गहरा नीला भूरे रंग का होता है, फिर धीरे धीरे सूर्य की लाल पीली किरणें जो है प्रसारित होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे सूर्य की सफेद किरणें आ जाती हैं। तो ये सूर्य उदय का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं कि सूर्योदय जो उषा कविता है वो ग्रामीण परिवेश का एक गतिशील शब्द चित्र है, कैसे स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो उषा कविता है वो ग्रामीण परिवेश का एक गतिशील शब्द चित्र है, कैसे। तो इसका उत्तर कैसे बताएंगे, बताओ कैसे बताएंगे, बोलो। कि सूर्योदय जो उषा कविता है वो ग्रामीण परिवेश का गतिशील शब्द चित्र है, क्योंकि उसमें जिस तरह के प्रतीक, जिस तरह के उपमानों का प्रयोग किया है वे सब गांव के परिवेश से जुड़े हुए हैं, शहरी परिवेश में देखने को कम मिलते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे राख से लिपा हुआ चौका, काली शिला, स्लेट, ये ऐसे उपमान हैं जो गांव के परिवेश में अधिक मिलते हैं, जो गांव के परिवेश में अधिक मिलते हैं और शहरी परिवेश में कम मिलते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो उषा कविता है वो गांव के परिवेश का एक गतिशील शब्द चित्र है, गांव के परिवेश का क्या है, गतिशील शब्द चित्र है। बोलो समझ बैठी नहीं बैठी, ठीक है ना। और एक जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आप जैसे कि बुक निकालो अपना, 6 नंबर का चैप्टर निकालना, और 6 नंबर का चैप्टर निकाल करके इसके अंदर से आपको जो निशान लगाने हैं, जैसे परिचय पढ़ते अपन, यहां से ये क्वेश्चन उठ करके बनता है कई बार। ठीक है, मैं बताता हूँ वीरू को, देखो इसको पढ़ ले। इसके अंदर कविता ये बिंब धर्मी कवि के रूप में, इसमें नहीं दे रखा, लेकिन मैंने आपको है ना वो इसमें बुक में तो नहीं है ना, लेकिन मैंने आपको जो है नोट्स है उसके अंदर दे रखा है, नोट्स के अंदर बता रखा है वो कि जो उषा कविता है वो बिंब, प्रतीक, लय, ठीक है ना, इसके आधार पर एक प्रयोगवादी कवि है, कविता है, तो उसको स्पष्ट कीजिए। तो वो वाला क्वेश्चन जो है उसको आप जरूर क्लियर कर लेना कि यहाँ पर ये कविता है, इसके अंदर नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगवादी युग के एक बिंब धर्मी कवि हैं जिसने अपनी कविताओं में शिल्प के स्तर पर कई प्रयोग किए हैं। उन्होंने यहाँ पर नए प्रतीक, नए बिंब और नए उपमानों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये वाली जो बात है आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सूर्योदय का जादू इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आकर्षण। इसका मतलब क्या है, आकर्षण। इसका मतलब क्या है, आकर्षण। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, आकर्षण निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बोलिए समझ बैठ रही है यहाँ तक। दो ही ये क्वेश्चन है, तो देखो इसके अंदर और कुछ नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन ये वाली पंक्ति उठा करके बन जाता है, छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि गोर झिलमिल देह का क्या मतलब है, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा गोर, क्योंकि देखो पूरी कविता आपके सामने है, इसके अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। गोर झिलमिल देह का मतलब क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। गोर झिलमिल देह का मतलब है सूर्य की श्वेत किरणें, अर्थात जब सूर्य उदय हो जाता है और जब नीले आसमान से सूर्य की सफेद किरणें प्रसारित होती हैं तो उसे देखकर कवि ने कहा है कि मानो नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का शरीर झिलमिला रहा हो। और सूर्योदय का जादू टूटता है, तो सूर्योदय के जादू के टूटने का क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है
कि जो सूर्योदय से पूर्व का जो आकर्षण है वो आकर्षण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सूर्योदय का जादू टूटता है। अब इस उषा का ये पंक्ति आती है तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व जो आकर्षण होता है वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये जादू कहलाता है। फिर आपको यहाँ पर देखिए और पंक्तियां देखो कविता की, इसके अंदर प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये नॉर्मल है। भोर का नभ रात से लिपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है, क्लियर है। बहुत काली सिल जरा से लाल के जैसे धुल गई हो, ये भी आपको क्लियर हो गया कि जैसे मानो किसी ने काली शिला के ऊपर जरा सा यानी थोड़ा सा केसर डाल करके जैसे धो दिया हो, या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या ऐसे लगता है कि मानो किसी ने उस स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक से उस स्लेट के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं बना दी हो, ऐसा वहां प्रतीत होता है। ठीक है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जैसी सूर्योदय उदय हो जाता है, सूर्य की सफेद किरणें जब आसमान से प्रसारित होने लगती हैं तो ऐसे लगता है मानो किसी गोर स्त्री का जो सुंदर शरीर है वो झिलमिला रहा होता है। ठीक है ना, जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है तो जादू टूटता है। जादू टूटने का मतलब क्या है, तो जादू टूटने का मतलब है सूर्योदय से पूर्व का जो आकर्षण है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये जो कविता, अरे क्या है, क्यों चला रहा है, चलो सुनो सभी, है ना, समझ आ रहा है बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन इसके अंदर बन रहा है, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो उषा कविता जो है वो गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र कैसे है, ये आप लोग मालूम है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चों, क्लियर है ना। उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सब चित्र क्यों है, वही ग्रामीण परिवेश का गतिशील सब चित्र है। वही क्वेश्चन है ये कि उषा कविता में जिस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है, जिस तरह के उपमानों का प्रयोग किया गया है, वह गांव के परिवेश में अधिक दिखाई देते हैं, शहरी परिवेश में कम दिखाई देते हैं। जैसे राख से लिपा हुआ चौका, काली शिला, स्लेट, इनका उपयोग गांव के क्षेत्र में अधिक होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उषा कविता जो है गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र है। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। इसका मतलब मैं फिर भी समझा देता हूं आप लोगों को कि नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। यानी कि इसका मतलब है कि जो नई कविताएं होती है, प्रयोगवादी युग की जो कविताएं होती है, अभी सुनो भी एक क्लास, एक मिनट बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये क्या कहने का मतलब, जो नई कविताएं होती हैं उनमें जो कोष्टक होते हैं, जो विराम चिन्ह होते हैं, वो भी उसको अर्थ देते हैं। ठीक है ना, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई जो भी नई कविताएं होती हैं, नई कविताओं का मतलब हो गया कि प्रयोगवादी युग की जो कविताएं होती हैं उनमें जो कोष्टक लगाए जाते हैं, जो विराम चिन्ह लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से भी उस कविता को क्या दिया जाता है, एक अर्थ दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक अर्थ देने की कोशिश की जाती है। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है यही बात आपको बताना है कि नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का जो स्थान है वो भी उन कविताओं को क्या देता है, अर्थ देता है। बोलो समझ बैठी नहीं बैठी? चलो सुनिए अब ध्यान से, देखिए यहां पर इसकी अगर व्याख्या करते हैं तो व्याख्या के कुछ पॉइंट मैं नोट करवा देता हूं आप लोगों को। यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। चलो ठीक है, मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है? चलो छोड़ो, आगे सुनो, मैं व्याख्या समझा देता हूँ इसकी। क्या इससे करनी है व्याख्या?
देखिए देखिए व्याख्या के अंदर आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना होता है, आप जानते ही हो क्या लिखना होता है, प्रसंग। इस प्रसंग के अंदर दो चीजें नोट करती है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ उषा शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक, इसके कवि, ऐसे मत लिखना है, यह पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है। बेटा ध्यान रख लेना, ये जितने भी पद वाले चैप्टर हैं, जितने भी पद वाले चैप्टर हैं, उनकी जो संदर्भ होता है वो यही होता है। अब इसमें काम क्या करना है आप लोगों को, जैसे ये उषा कविता मैंने यहाँ पे नोट की है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा है, उषा कविता नोट की है। अब आपको क्या करना है, एक तो इसको चेंज कर लेना है। जो भी चैप्टर होगा ना, मान लो आत्म परिचय है, तो आपने बता देना कि आरोह भाग के पाठ आत्म परिचय शीर्षक से लिया गया है। यह पद्यांश कवि, यहां पर लिख देना, कवि का नाम नोट कर देना। और देखो बाकायदा आप लोगों को इनको अंडरलाइन करने की आदत डाल लीजिए। जो महत्वपूर्ण चीज होती है उनको अंडरलाइन करने की जरूरत है। इसमें दो बातें अंडरलाइन करनी है, एक तो जो टाइटल होगा उसको अंडरलाइन करना है, एक जो कवि का नाम होगा, लेखक का नाम होगा, उसको अंडरलाइन करनी है। एग्जाम के अंदर ये आप लोगों को अंडरलाइन करनी है, ठीक है। ये आपकी मार्जिन लाइन होगी जो ऑलरेडी खींची हुई आएगी वहां पर, तो इस मार्जिन लाइन के यहाँ पे लिखना है। पहली पंक्ति यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से लेना। ये बीच में उभर कर आना चाहिए, आपका जो हेडिंग होगा इसको उभर कर आना चाहिए बिल्कुल। फिर दूसरे नंबर पर देखो, ये तो संदर्भ वाली बात होगी। फिर अपन कहेंगे कि यहाँ पर प्रसंग क्या है, तो अपन ये बताएंगे शुरू की जो पंक्तियां हैं उनके अंदर सूर्योदय का वर्णन ही हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि प्रस्तुत, जो भी पंक्ति देंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि शमशेर जी ने सूर्योदय से पूर्व के आसमान या प्राकृतिक सुंदरता का, प्राकृतिक सुंदरता, क्या यूं लिखे, आसमान के आकर्षण, सूर्योदय से पूर्व आसमानी आकर्षण, आसमानी आकर्षण का वर्णन किया है। तो ये आपको बिल्कुल पूरी कविता के लिए लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये प्रसंग इस कविता के लिए फिक्स हो गया है, ठीक है। और अन्य कविताएं जब लिखेंगे तो ये प्रसंग चेंज करते चलोगे, ऊपर वाली लाइनें सेम रहेंगी, ऊपर वाली लाइनें सेम रहेंगी, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस कवि का नाम और पाठ का नाम चेंज करते हुए चलना, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, रट लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना, दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। फिर आपकी क्या आ जाएगी, व्याख्या आ जाएगी। फिर व्याख्या, आपको जो भी पंक्तियां देंगे वो व्याख्या आप लोग लिख देंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाना आप लोगों को विशेष टिप्पणी। क्या बनाना है, विशेष टिप्पणी। और जब विशेष टिप्पणी बनाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपने ये लिखना है रोमन संख्या के अंदर, कि यहाँ पर जैसे अपन, मैं पहले तो कॉमन लिखवा रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे तो नीचे से मैं जो बताऊंगा वो लिखनी है आप लोगों को। पहले कॉमन तो देखो सारे चैप्टरों के लिए क्या रहेगा, कि इस पद्यांश में
इस पद्यांश में नए प्रतीक, नए बिंब व नए उपमानों का प्रयोग हुआ है। सेकंड पॉइंट बना देंगे, इस पद्यांश में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग किया है। प्रयोग किया है, एक पॉइंट बना सकते हैं। इसमें सूर्योदय से पूर्व के आकर्षण व सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, ऐसे कुछ बिंदु आपको निकालने होते हैं। ठीक है, अभी कॉमन वाली, क्योंकि इसमें तो है ना मधुरता, सरसता, गेयता, ये वाले पॉइंट इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि इस कविता को गायन नहीं किया जा सकता। इस कविता को गाया नहीं जा सकता। केवल क्या लिखा जा सकता है कि इस पद्यांश में मधुरता, सरसता, ठीक है ना, मधुरता सरसता है। ठीक है, फिर हम ध्यान रख सकते हैं कि इसकी भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है। ये लिख सकते हैं, ये वाली लाइन कॉमन हो गई। यहाँ ऊपर नोट कर देता हूँ, 5वां बिंदु में है ना, छठा नंबर का जो बिंदु ऊपर नोट कर रहा हूं। इस पद्यांश की भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी है तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया है। भावानुकूल किया है। अब देखो, इसके अंदर जो कॉमन पॉइंट है ना, वो दिमाग में रखना ना। एक तो ये रहता है पद्यांश में मधुरता, सरसता, में गेयता है। गेयता शब्द जुड़ जाएगा, इस कविता में नहीं जुड़ रहा है। कौन कौन सी कविता में जुड़ेगा मैं बता दूंगा। एक कॉमन पॉइंट क्या बन सकता है, ये वाला जो 6 नंबर का पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है सारी कविताओं के लिए। पद्यांश में भाषा सरल, सुबोध एवं प्रवाहमयी तथा शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया है। ठीक है ना। और ध्यान रखिए, ये वाला जो पॉइंट है 3rd नंबर, 2nd नंबर का पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है। इस पद्यांश में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग किया गया, ये भी कॉमन पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट ये वाला कॉमन हो गया, एक पॉइंट ये कॉमन हो गया, और एक पॉइंट जो है आप लोगों का ये 5th नंबर वाला जो है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। ये 3-4 पॉइंट तो ये कॉमन पॉइंट हो गया। फिर इसके अलावा जो भी वर्णन चल रहा होगा ना, उस वर्णन के अकॉर्डिंग अपन को पॉइंट निकालने होते हैं। क्लियर सभी को? बोलो, समझ में आई नहीं आई? व्याख्या का पैटर्न समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। क्लियर हो गया? अब ये वाली लाइन है ना, जो पंक्तियां विशेष टिप्पणी की, ये पंक्तियां दिमाग में बैठा लो आप। तो भाई उषा कविता के लिए ये फिक्स है। उषा कविता में कोई सा भी अगर आ जाए कहीं, मतलब उषा कविता तो है ही छोटी सी, इसमें या तो श्वेत जो है ना, गोर झिलमिल देहे, या तो इससे नीचे वाला पार्ट आता है या इससे ऊपर वाला पार्ट आता है। 2 रूपों में आएगी अगर व्याख्या आएगी तो इसमें। ठीक है ना, तो उसके लिए बिल्कुल सफिशियंट है, ये बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, अब देखो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन 5वें नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो उसके अंदर देखिए एक कविता है जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। कौन सी कविता है? सहर्ष स्वीकारा है। यानी कि एक होता है स्वीकार करना और एक होता है सहर्ष स्वीकारना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। यानी जीवन के अंदर जो भी उपलब्धियां होती है, चलो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, इतना बहुत है, क्योंकि मैं घास नहीं काटना चाहता, पढ़ाऊं तो तरीके से पढ़ाऊं, नहीं तो नहीं पढ़ाऊं, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। तरीके से पूरा कोर्स हो, अच्छे से सब चीजें समझ में आए, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक एक घंटा अपन पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ो, आपकी 24 मार्च तक एग्जाम है। कोशिश करेंगे, आपको मैं 3 मार्च तक के लिए आपको बोला है, लेकिन आगे भी आप लोगों की अगर क्लासें होती हैं तो चलती रहेंगी। 3 मार्च तक अपना कोर्स एक बार अपने कवर में ले लो। आप तो ये समझ लो 3 मार्च को आपका बोर्ड का एग्जाम है, 3 मार्च तक हमको कंप्लीट कोर्स अपने हाथ में होना चाहिए। फिर 3 मार्च तक अपन उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी पेपर होंगे प्रैक्टिस करेंगे उनकी। समझ में आई आप लोगों को? इसलिए पहले कोर्स को कवर कर लें, कवर कर लें। जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको आप रेखांकित कर लें। एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे अपन, जिसमें डाउट क्लियर करेंगे बस उस दिन। तो अपने डाउट भी आप लोग बना के रख लो कि भाई सर हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, हमको ये बताना आप लोग, तो मैं वहां भी बताऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपको प्रेजेंटेशन भी सेट हो रहा होगा माइंड के अंदर, कैसे सेट करना अपन को, लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। क्लियर सभी को? हाँ सर। तो ठीक है, आज की क्लास इतनी रहेगी, कल सेम टाइम रहेगी क्लास का।